बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के एक उभरते सितारे की। उस्मान कादिर उनका नाम है, अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बना ली है। पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेले, एक वनडे मैच खेले हैं और तकरीबन दर्जन भर T20 मैचेस खेल चुके हैं और दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं। उस्मान कादिर से हम बात करते हैं। क्वारंटीन में हैं वो इस वक्त, मुल्तान सुल्तान के अहम प्लेयर हैं। उस्मान, क्या हाल हैं आपके? सबसे पहले तो ये बताइए कैसा गुजर रहा है क्वारंटीन और किस तरह से हालात चल चल रहे हैं? अस्सलाम। ठीक आसिफ भाई, आप सुनाए? ठीक हैं। आसिफ भाई, बड़ा इन्होंने जो ये वाला क्वारंटाइन है ये प्रॉपर जैसे न्यूजीलैंड में क्वारंटाइन था वैसे क्वारंटाइन है। सारी फैसिलिटीज वैसे ही हैं। ऑलमोस्ट जो है वो आप सिमिलर मैच कर सकते हैं, ये जैसे न्यूजीलैंड में क्वारंटीन था वैसे ही है। न्यूजीलैंड का तो खैर हम तो पता नहीं है न्यूजीलैंड का क्या। इसमें आप क्या रूम से बाहर निकल सकते हैं या एरिया मिला हुआ है आपको? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो जैसे न्यूजीलैंड में था कि न्यूजीलैंड में तो ये था कि आप बाहर जा सकते हैं उनको बता के या उनको बोल के वो आपके साथ जाते थे नीचे ग्राउंड तक। वो मैंने कोई सेशंस रखे हुए थे। यहाँ पे ये है कि आप अपने रूम से भी बाहर नहीं जा सकते। बस अपनी बालकनी में जो है वो आप खड़े हो सकते हो और एक दूसरे को देख सकते हो, इवन कि आप बात भी नहीं कर सकते। बट ये है कि यहाँ पे रूम से बाहर नहीं जा सकते आप। अच्छा, तो रूम में ट्रेनिंग हो रही है आपकी? ट्रेनिंग रूम में? हाँ, मैंने कल ट्रेनिंग की है यहाँ पे जो है। मैंने अपना ये रूम डोर से लेके और यहाँ तक मैंने कल 15 मिनट भागा हूँ। उसमें 2 किलोमीटर बने थे मेरे। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा भाग भूग लेते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा और खाना वगैरह आपको सही मिल रहा है, बिल्कुल सही डाइट प्लान के मुताबिक? है। डाइट प्लान तो कुछ भी नहीं है उसमें। कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो आपको खुद देख के फिर वो ऑर्डर करनी पड़ती हैं। बाकी जो नॉर्मल देसी खाना होता है वैसे ही है। बट ये है कि उसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, तो उसमें फिर आप अगर आप दे दें तो वो आपको वो ही ला के देते हैं। अच्छा, अब आ जाइए मुल्तान सुल्तान की तरफ ज़रा, जहाँ से आप खेल रहे हैं। आपका दूसरा सीज़न है मुल्तान सुल्तान के लिए। अब आप तो सीनियर प्लेयर हो गए होंगे मुल्तान के। नहीं आसिफ भाई, अभी कहाँ सीनियर प्लेयर हुए। टोटल 4 मैच है मेरे PSL के। अभी कहाँ, अभी यहाँ पे सीनियर जूनियर का नहीं होता बॉस। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपने परफॉर्म करना है और आपने क्रिकेट खेलनी है। अब ये तो सीनियर जूनियर वाला तो दौर गुजर गया। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। अब तो परफॉर्मेंस पे सारी बात होती है। अच्छा उस्मान, आपकी टीम में आपके जो लेग स्पिन का डिपार्टमेंट है उसमें उसमें इमरान ताहिर हैं, शाहिद आफरीदी थे। दोनों में से किस से आप करीब हैं ज़्यादा? आ, शाहिद भाई के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है। वो बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं, अपने जैसे छोटे भाइयों की तरह होते हैं वैसे ही वो आपको गाइड करते हैं, प्यार भी वैसे ही करते हैं। पर इमरान भाई के साथ ऐसा है क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। जब वो खेल रहे थे तो मैं उनके साथ बचपन से ही, मतलब मैं उनके साथ बड़ी अच्छी अटैचमेंट है क्योंकि भाई के दोस्त भी थे। तो इस वजह से तो इमरान भाई के साथ तो ऐसे जैसे मैं उनका सगा भाई हूँ और वो ऐसे मुझे गाइड करते हैं और सारी चीजें भी बताते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि वो जो जॉर्डन स्मिथ को मैंने आउट किया था वनडे में, वो बॉल मुझे इमरान भाई ने सिखाया और उसी बॉल पे वो बोल्ड हुआ था। तो वो जब मैंने आउट किया था तो इमरान भाई ने वेरी ही वाज द फर्स्ट पर्सन दैट सेंड द मैसेज कि वेरी वेल बोल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये इमरान भाई भी आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, आपकी भी करते हैं और भी पाकिस्तान के यंग लेग स्पिनर्स की करते हैं। क्या बॉल था वो? कौन सा वो बॉल था? स्लाइडर था। स्लाइडर था वो। मैंने ग्रिप थोड़ा सा चेंज करके उसको किया था। तो वो हवा के अंदर पड़ के अंदर आया। तो वो ऐसे ही होता है बॉल, अगर आप कंडीशंस आपको पता हो कि कैसी कंडीशंस है, बादल हैं, थोड़ी सी हवा चल रही है, तो आप उसके अंदर वो बॉल कर सकते हैं क्योंकि एयर में पड़ के वो अंदर आता है बॉल। तो बड़ा अच्छा बॉल है बैट्समैन के लिए। अगर वो डिसीव हो जाए तो इसका मतलब कि वो आउट है, पक्का आउट है। तो वो पड़ के जो है वो अंदर आ जाता है बॉल। शाहिद अफरीदी साहब से आपका कुछ नहीं नहीं, बात हुई? शाहिद भाई से बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शाहिद भाई जो है वो मतलब आप कह लें कि एक तो उनसे डर भी लगता है कि कोई बात करते हुए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर हम क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जूनियर हूँ उनसे और बहुत मैं उनकी वेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी।
तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है उनसे कि मैं उनसे बात करूं, आगे से डांट ना दें। तो वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट वो ये है कि वो जब भी उनसे बात की उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की आपके हमारे साथ। जब भी मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की उन्होंने मुझे बताया भी है, सिखाया भी है, सब कुछ चीजें बताई हैं। वो गाइड आपको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। बट जैसे आपने बोला कि इमरान भाई के साथ कैसी है, तो शाहिद भाई के साथ, शाहिद भाई वेरी सीनियर, मतलब उनके मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इमरान भाई की भी करता हूँ, बट शाहिद भाई से थोड़ा सा डर लगता है। शाहिद भाई से डर लगता है? डर वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, डर तो कभी से नहीं सुना मैंने। जी जी, मतलब वो उनकी जैसे मेरे अब्बू की पर्सनैलिटी थी ना, कि मैं अपने अब्बू के साथ ही मैं मतलब खुल के बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उनसे डर लगता था बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही शाहिद भाई की पर्सनैलिटी ऐसे है, तो मुझे देख जैसे मुशी भाई हैं, अब मुशी भाई के साथ हम मजाक भी कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमें इसी तरह जो है वो लेके चलते हैं, मतलब हंसी मजाक। और जैसे कोई आपने कोई लतीफा सुना दिया उनको, या उन्होंने आपको सुना दिया, तो वो बड़ा अच्छा एक माहौल होता है उसमें। आपको ये पता होता है कि यार अगर हमने कोई ऐसी ऊंच नीच कर भी दी तो जो है वो मुशी भाई एडजस्ट कर लेंगे। तो बट जब ये शाहिद भाई की बारी आती है ना, तो उसमें हमें ये डर लगता है कि यार ऊपर नीचे हो गए तो शाहिद भाई ने सीधा ही डांटना शुरू कर देना। तो बस डांटा तो नहीं उन्होंने कभी भी, वो बहुत प्यार करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रखा है उन्होंने। जब लास्ट सीजन हम लोग खेले थे तो बड़ा गाइड करते हैं, मैच के अंदर भी बड़ा बूस्टअप करते हैं, इंकरेज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं उनके साथ। और भी आपके जो लेग स्पिनर्स हैं, साथ के शादाब हैं, जाहिद महमूद है, इनकी इनसे मुकाबला चलता है या कोई कोई और वजह है? मुकाबला नहीं रहता आसिफ भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कब कोई क्रिकेट खेलता हूँ या मुझे पता होता है कि यार दूसरा भी लेग स्पिनर है, तो आप यकीन करें कि मैं कभी भी किसी के लिए ये नहीं सोचता कि यार उसके साथ खराब हो जाए या वो उसको परफॉर्मेंस ना हो, ये ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी खेला है मैं उनके लिए यही करता हूँ कि यार वो भी परफॉर्म करें, मैं भी परफॉर्म करूँ, बाकी जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा वो हो। अच्छा, वनडे मैच में आप खेल लिए पाकिस्तान से, T20 मैचेस आप खेले हुए हैं, वाइट बॉल पे ही फोकस रखना है या टेस्ट की तरफ भी आना? फर्स्ट क्लास के मैचेस कम है आपके? जी जी बिल्कुल, ऐसे ही आज से भी फर्स्ट क्लास के मेरे मैचेस बहुत कम है और मेरे ओवर्स भी बहुत कम है फर्स्ट क्लास में। मेरी यही कोशिश है कि पहले मैं जो है वो ज्यादा फर्स्ट क्लास के मैचेस वगैरह खेलूं और फिर उसके उसमें परफॉर्म करूं और फिर टेस्ट टीम की तरफ आऊं। तो अब उस्मान कादिर से बात चल रही है, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक हम आए हैं, हल्की फुल्की बातचीत अब शुरू होगी उस्मान कादिर से इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्समैन देखने वालों को खुशामदेद। उस्मान कादिर हमारे साथ हैं, यंग लेग स्पिनर हैं, मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान से भी वाइट बॉल क्रिकेट खेले। उस्मान कादिर से मज़ीद बात करते हैं। उस्मान, आप ये बताइएगा कि अभी आपका जो फोकस है वो वाइट बॉल क्रिकेट पर है। CPL में भी आपका नाम आया है अभी, और इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया में भी आप खेले, वो सेपरेट चैप्टर, उससे मैं बाद में बात करूँगा। आप थोड़ा मुल्तान सुल्तान की तरफ आएँ, कुछ उनके बारे में बताएं। आपके कप्तान पहले थे शान मसूद आपके कप्तान थे, उनके बाद रिजवान, अब मोहम्मद रिजवान कप्तान है। क्या फ़र्क है इन दोनों में? शान भाई की कप्तानी में एक मैच ही खेला हूँ लास्ट सीजन, लास्ट सीजन जो था, मतलब PSL 5 वाला। तो मैं आखिरी मैच खेला था उसमें क्रिसलिन बहुत मार रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर्स 22 रन, एक आउट किया था उसमें। तो कोई ऐसा मुझे उनके साथ जो है वो एक ही मैच खेला। रिजी भाई के साथ ये था कि रिजी भाई टीम में भी हैं और वो गाइड भी करते हैं और बड़े अच्छे लड़के हैं, मतलब वो ही इज वेरी वेरी इनोसेंट। और आप बड़ा उनका जो है वो रिलीजन की तरफ बड़ा उनकी रुझान है उनका। और वो सिखाते भी हैं कि वो ये बस यही कहते हैं कि यार नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की तरफ रजू करो, बाकी अपनी मेहनत करो, बाकी सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ दो। तो मुझे इनकी वो वाली बात बहुत अच्छी लगती है। एज अ कैप्टन अगर देखें तो रिजी भाई को पहली दफा ही मैं उनके साथ खेला हूँ एज अ कैप्टन। तो ही इज डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। गो क्या मैचेस हार गए हैं, बट ये कि ही इज डूइंग वेल। वालिद साहब की याद तो नहीं आती आपको रिजवान के साथ रहते हुए? वो भी इसी तरह के थे। ओए आसिफ भाई, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। अब्बू की याद बहुत आती है, आप यकीन करें कि हर मैच से जाने से पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। और लिटरली रात को भी ऐसे ही था कि मैं उनकी वीडियोस देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे।
कुछ ख्वाहिशात होती हैं इंसान की कि वो चाहता है कि यार वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो शेयर करे, बट बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात है कि जो मेरी अधूरी रह गई हैं। ये कि उनकी दुआ कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं उनके लिए नमाज में दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते आसिफ। क्या सिखाते थे कादिर साहब आपको? कादिर साहब, साल हो गया तकरीबन उनकी डेथ को, क्या सिखाते थे वो आपको? तो मैंने उनसे सीखी आजिज़ी, कि आपने हमेशा जो है वो आजिज़ रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से बड़ा डाउन टू अर्थ होके बात करता हूँ। जब मैं खेला भी नहीं था तब भी मैं ऐसे ही था, अब भी मैं ऐसे ही हूँ आसिफ भाई। मतलब मैं बहुत 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 मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने जब भी किसी से मिलना है या किसी से बात करनी है, बड़ा है छोटा, उससे हमेशा आजिज़ी से मिलना है, आजिज़ी से बात करनी है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी। और दूसरी बात ये कि आपने जो है ना अपने डिसीजंस पे जो है वो रहना है। मतलब कि जैसे वो अपने डिसीजंस लेते थे, वो बात करते थे तो अपनी बात पे रहते थे कि यार मैंने हाँ बोला है तो मैंने बोला ही है, या मैंने ये किया है तो मैंने ये किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने उनसे काफ़ी सीखी है कि अगर मैंने कुछ कहा है या मैंने कुछ बोला है, तो मैं अपनी बात पे ये नहीं मुकरूँगा नहीं कि मैं मुकर गया हूँ अपनी बात करके। मैं उस बात पे रहूँगा कि यार ठीक है, मैंने ये बोला है, मैंने किस वजह से बोला है या मैंने किस लिए बोला है। तो एक ये चीज़ उनकी बड़ी मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं वो भी अडॉप्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें उनकी क्रिकेट के हवाले से हैं। नो डाउट दुनिया मानती है उनको, वो लेजेंड है एक। तो मेरा यही होता था कि मैं मैच से जाने से पहले उनसे हमेशा बात करता था, और वो मुझे पूरे पेपर के ऊपर ना फ़ील्ड सेट करके देते थे कि कौन से बैट्समैन को कहाँ पे बॉलिंग करनी है। कितने ओवर में कौन सा बॉल किधर करना है। जैसे अगर 8वां ओवर है या 10वां ओवर है, तो आपने बैट्समैन को ये फील्डिंग लेके ये बॉलिंग करनी। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे पेपर्स वगैरह उन्होंने बना के दिए, वो मेरे पास अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो काफ़ी मैं उनसे चीज़ें सीखी भी, और उन्होंने मुझे बताई भी। लास्ट में ये था कि मेरा ना लेग ब्रेक जो था वो पीछे ज़्यादा गिरता था। तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस पे गया। ये मैं काफ़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ आपको। ये जब मैं लास्ट उनके साथ प्रैक्टिस की, ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे कहा बॉलिंग स्टार्ट करो। आसिफ भाई मैंने बॉलिंग स्टार्ट की। अब कोई आधा घंटा तो मैं बॉलिंग करता रहा, मेरा बॉल ठीक गिर रहा था। आधे घंटे के बाद मेरा बॉल पीछे गिरना शुरू हो गया। अब मेरा बॉल पीछे गिरा, 1 घंटा मैंने बॉलिंग की, 2 घंटे बॉलिंग की, 3 घंटे बॉलिंग की। अब मैं को मेरी बस हो गई। मैंने अपने दिल में बोला, मैंने कहा अगर अब्बू को बोला तो बहुत डाँट पड़ेगी। तो अब मैंने जब 3.5 घंटे हो गए ना, और मेरा बॉल आधे घंटे के बाद एक भी बॉल सही नहीं गिरा, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ा डाँटा। उन्होंने कहा था ये जो तुम जिम-शिम करते हो ना जाके, और ये जो तुम सारी चीज़ें करते हो, इसलिए तुम्हारा बॉल नहीं सही गिरता। अब वो थोड़ा-सा पुरानी जो है वो, अब जो जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो यही कहते थे कि जिम वगैरह जो है वो नहीं करते। वो उस टाइम नहीं करते थे, ज़्यादा ट्रेनिंग जो स्किल्स पे उस पे ज़्यादा वर्क करते थे। अब दौर चेंज हो गया थोड़ा-सा, और अब ये है कि आपको ज़्यादा स्किल पे भी काम करना पड़ता है, अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा दौर चेंज हो गया। तो फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा पापा अगर मैं जिम नहीं करूँगा या मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो मेरा तो हाल ऐसे ही होगा। उन्होंने मुझे बड़ी सुनाई उस टाइम। बहरहाल उन्होंने मुझे ये बोला कि चुप करके ना बॉलिंग किया करो, और बॉलिंग के अलावा कोई जिम-शिम नहीं करना। तो मैंने 3-4 महीने कोई जिम नहीं किया, मेरी बॉलिंग ठीक हो गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब चलो ठीक है, अब तुम थोड़े से जो है वो तुम्हारा जो शोल्डर है वो थोड़ा पक्का हो गया, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तुम ट्रेनिंग वगैरह कर लिया करो। तो ये उनकी थोड़ी-सी यादें हैं, काफ़ी यादें तो काफ़ी हैं उनके साथ, बट ये जो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस वगैरह की थी, ये उसकी याद रही। अच्छा उस्मान, आपके हवाले से ये बात भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया, एक वक्त में आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया खेलना भी चाहते थे, खेले भी आप, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेले, टीम से खेले। ऑस्ट्रेलिया से क्या इरादा था आपका उन दिनों, क्या सोच थी आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट आसिफ भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाहता था, बट यहाँ पे हालात देख के, सब चीज़ें देख के, तो मैंने अपने अब्बू को बोला, मैंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना। तो उस टाइम उन्होंने मुझे मना किया कि यार तुम क्यों जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अच्छा है उनका, वो क्रिकेट खिलाते हैं, आप परफॉर्म करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, नहीं परफॉर्म करते आप छोटी टीम में जाके खेलते हो, वहाँ पे परफॉर्म करते हो फिर ऊपर आ जाते हो।
तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा अपना डिसीजन है, मैं इसमें जो है ठीक है, अगर तुमने जाना तो तुम चले जाओ। बहरहाल मैं आसिफ भाई मैं चले गया वहां पे। जब मैं वहां पे गया तो पहले तो 3 साल मैं बहुत खुआर हुआ वहां पे। मैंने जॉब वगैरह की वहां पे, 3 3 जॉब्स की। अ, अपना जो है वो करने की कोशिश की कि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊं, बट मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे। और ये मैं आज ऑन एयर कहना ये चाहता हूँ कि अ, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली कि मुझे अपने डिसीजंस पे कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिसीजंस पे खड़ा रहता हूँ। और कैन यू इमेजिन कि मैं 3 साल से उनकी बिग बैश खेलने की या उनकी डोमेस्टिक खेलने की कोशिश कर रहा था, बट मैं नहीं खेल पा रहा था। तो मैं वापस आया पाकिस्तान, सीजन जब खत्म हुआ मैं वापस आया, मैंने शादी की आके। मैंने जैसे ही शादी की तो ये बात तो अल्लाह पाक कुरान में भी कहते हैं कि आप दुआ करो पाँव पे मैं खुद खड़ा कर लूंगा। ये बात मैं अपने घर वालों को काफी देर से बोल रहा था कि मेरी शादी कर दे, मेरी शादी कर दे, बट वो नहीं मान रहे थे मेरी बात। बहरहाल मैंने शादी की आके, एक दिन मैं ऐसे सो रहा था, मेरे मैनेजर की कॉल आई कि तुम्हारा पर्स स्कॉचर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर नो रीजन ना, मैंने कोई ट्रायल, मैंने एक ट्रायल दिए थे पर्स स्कॉचर के जाके, उनमें जस्टिन लैंगले ने मुझे बोला था कि हम आपको खिलाना चाहते हैं बट आपका वीजा वैसा नहीं है, कंडीशंस वैसी नहीं है वीजे की। बहरहाल उन्होंने कहा हम आपको अगले साल देखें। तो मैं ये समझा कि यार पता नहीं इनके जेल में होगा नहीं होगा। ऐसे ही मैं सो रहा था तो मेरे मैनेजर की कॉल आई कि तुम्हारा बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो। अब मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ आसिफ भाई, क्योंकि शादी में बहुत बरकत है। और जैसी मैंने शादी की, मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में एस्टन एगर जो था वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जा रहा था। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के उन्होंने मुझे बोला कि आपने अगर प्रैक्टिस मैच खेलने हैं तो आप आ जाओ, पर्थ आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सिडनी में था, मैं पर्थ चले गया। कैन यू इमेजिन कि मैंने उधर जब प्रैक्टिस मैच खेला, अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी है, तो मेरे अल्लाह ने जो है वो इज्जत रखनी थी, तो वो 7 आउट हो गए मेरे से, अल्लाह ने 7 आउट करवा दिए। उसके बाद फिर मैं वनडे भी खेला, मैं फोरडे भी खेला, मैं बिग बैश भी खेला, मैं उनके साइड गेम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेला, मैं सारी क्रिकेट खेल लिया, मतलब विद इन 4 मंथ्स सारी क्रिकेट। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको जब नेशनैलिटी अप्लाई करनी होगी, तो जब जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर की गेम थी उसी रात की ये बात है कि अच्छा। प्राइम मिनिस्टर का पीए ने मुझे अपना कार्ड दिया और उसने मुझे बोला कि जब आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी होगी तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो वी विल अरेंज समथिंग एंड वी विल डू इट। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मैं वापस आऊंगा तो फिर वो एक बीच में वो हो गया, इंसिडेंट्स हो गया कि मेरा ड्राइविंग इशू वाला आ गया, क्योंकि मैं उन्होंने बोला कि आप ड्राइविंग बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं था, वहां पे ऊपर एक पुल था, पुल से ऊपर जाना था और फिर नीचे उतरना था, तो वहां पे एक सिग्नल भी था। कोई मैंने बाय पर्पस नहीं किया, कोई भी बाय पर्पस नहीं करता कि यार सिग्नल तोड़ दे या जल्दी तेज तेज गाड़ी चलाए, क्योंकि वहां बाहर के मुल्क में आपको वो रूल जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो बहरहाल वो एक इंसिडेंस हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उस्मान को डिपोर्ट कर दिया वहां से। अब लोगों की मेंटेलिटी देखें कि यार एक सिग्नल जो है, मैंने कोई रूल अगर मैंने ब्रेक किया है, अगर मैंने ज्यादा गाड़ी तेज चलाई है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि यार मैंने किसी को मार दिया या मैं ड्रंक होके जो है वो गाड़ी चला रहा था। बहरहाल मैं पाकिस्तान वापस आया, मुझे कुछ काम थे, मैं पाकिस्तान वापस आया। तो मैं अब्बू से मिला आके, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू बड़ा अच्छा जा रहा है, ये है वो है। तो मेरा दिल था कि यार तो पाकिस्तान से खेलता तो मैं मुझे बड़ी खुशी होती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा अब तो ये मेरा हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखें क्या होता है। तो वो बात मेरे ना दिल में रह गई, मतलब कि अब्बू ने ये बोला है, और उन दिनों में उनकी डेथ भी हो गई, अब्बू की। तो वो बात मेरे दिल में रह गई। और फिर उसके बाद T20 डोमेस्टिक में बोर्ड ने नाम डाला था, मैंने मैंने वो खेला, और फिर मेरी बेटी पैदा हुई, बड़ी वाली रुमैसा, और मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आ। और फिर उसके बाद मैं 1 साल नहीं खेला पाकिस्तान से, फिर मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर मैं पाकिस्तान से डेब्यू किया मैंने। यानी आपकी लाइफ में ये ख़वातीन का आना, बेगम साहबा का आना, बेटी का आना, ये बड़ी अच्छी खुशियाँ लेकर आया। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं मज़ीद और अच्छी अच्छी बातें करेंगे उस्मान कादिर से। इस ब्रेक के बाद हम ये भी पूछेंगे। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। उस्मान कादिर से बात हो रही है और पाकिस्तान के लिए
वनडे इंटरनेशनल मैच खेले एक और दर्जन भर के करीब T20 इंटरनेशनल मैच खेले। अब इनका करियर आगे बढ़ा तो बाबर आजम के साथ इनका नाम जोड़ा गया। बाबर आजम के हवाले से मैं इनसे पूछूंगा। अच्छा उमर, ये आपके बारे में है कि बाबर आजम से बड़े करीबी दोस्ती है आपकी, बड़े अच्छे दोस्त हैं। 2012 में भी जिम्बाब्वे आप गए थे साथ। बाबर आजम का कोई किरदार है आपको वापस लाने में या टीम में लाने में? अब बाबर आजम का ये है कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट? सबको पता है। हमने इकट्ठे क्रिकेट स्टार्ट की थी 2008 में, अंडर 15 खेली, 16 खेली, 19 खेली, पाकिस्तान ने खेला, सब खेली क्रिकेट। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाबर ने मुझे सारी क्रिकेट खिलाई है अंडर 15 से लेके पाकिस्तान ए तक। तो जस्ट इमेजिन कि आप ये सोच लें कि अगर बाबर मुझे टीम में लेके आया भी है तो बाबर ने तो नहीं मेरे हाथ से बॉलिंग करनी, या बाबर ने तो नहीं मेरे से बॉलिंग करवानी। बॉलिंग तो मैंने खुद करनी है, परफॉर्म तो मैंने खुद करना है। तो लोग ये कहते हैं कि मैं बाबर की वजह से टीम में आया हूँ। मैं बाबर की वजह से टीम में नहीं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो टीम में लाए हैं, तो इस वजह से लेके आए हैं कि मेरे में कुछ था या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इस वजह से टीम में लेके आए। मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो जब मैं पिक हुआ हूँ तो लोगों ने ये बोला कि बाबर मुझे टीम में लेके आए। अब सडनली हुआ ऐसा है कि मैं पिक इस वजह से हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर था और मैं वहां पे खेल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस था। मैं पिक इस वजह से हुआ था, और हुआ ये कि जिस टूर पे मैं पिक हुआ उसी टूर पे बाबर का कैप्टन बना था। तो ये दो चीजें मिक्स हो गई, तो लोगों को ये लगता है कि बाबर मुझे टीम में लेके आया। अब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं आसिफ भाई, जब कोई बंदा नया नया कप्तान बनता है, सबसे पहली बात ये है कि आप वो अपनी मर्जी की टीम नहीं दे सकता, या उनकी जो भी इनपुट होती है एकदम वो अपनी टीम नहीं खिला सकता, राइट? तो ये है कि ये सिचुएशन थी कि बाबर मेरा फ्रेंड है, राइट? बहुत देर से बेस्ट फ्रेंड है, और इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर मुझे टीम में लेके आया है। अगर मुझे टीम में लेके आया वो, ठीक है, तो फिर मैं सारे मैच खेलूं। मैं तो सारे मैच नहीं खेलता हूँ पाकिस्तान टीम में आके, मैं तो एक आधा मैच या दो मैच इकट्ठे ही खेलता हूँ। अगर वो इतनी ही मेरी उसके साथ दोस्ती, पाकिस्तान से फिर परफॉर्म करूं या ना करूं, फिर तो दोस्ती यार ये हुई ना। बिल्कुल। बट अच्छा ये पाकिस्तान की टीम है, क्लब लेवल की टीम तो है नहीं कि आप जिसको दिल चाहोगे आप मुंह उठा के खिला लोगे, और वो परफॉर्म करे या ना करे आप दोस्ती यारी में खिलाई जा रहे हो। ऐसा तो होता नहीं। अब मीडिया इतना फास्ट है, लोगों को खुद इतनी अक्ल है कि यार एक बंदा आया है, खेला है, परफॉर्म किया है, तो फिर ही उसकी टीम में जगह बनेगी ना। और अब वैसे भी पाकिस्तान टीम में, किसी भी दुनिया की टीम में ऐसा होता है, आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप टीम में रहते हो, आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो आप टीम में नहीं रहते हो। तो ये सारी सिचुएशन है। एक और, ये तो आपने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। एक और आपके करीबी रिश्तेदार है उमर अकमल। उमर अकमल से होती है मुलाकात, पता है उनके बारे में? बातचीत, कुछ नहीं जी, पता है उनके बारे में? मेरी बात नहीं होती उनसे। आज फॉर गुड, आप बात नहीं करते, मतलब ताल्लुकात तो सही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है कोई? कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बट ये है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि फैमिली इश्यूज चलते रहते हैं। चलें, वो आपका फैमिली मैटर है, उसमें उमर अकमल के भी अच्छे दिन अब आने वाले हैं, उम्मीद है। अल्लाह वापसी ताला की उनके ट्रैक, लिए अच्छा करे, और अल्लाह ताला थोड़ी सी अक्ल भी दे उनको। चलें, वो आपका और उमर अकमल का आपस का मसला है। मुल्तान सुल्तान की तरफ इस सीज़न में क्या प्लान है? मुल्तान सुल्तान की तरफ से क्या गोल बनाया है? आसिफ भाई, गोल तो हमारा पहले मैच से यही होता है। पीएसएल फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि हर कोई फ्रेंचाइज चाहती है जीतना। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपके प्लेयर्स अच्छे होने चाहिए। फ्रेंचाइज का ऑलवेज मोटो यही होता है कि हमने जीतना है। अनफॉर्चुनेटली हम 5 मैचों में से 4 मैच हार गए हैं, एक मैच जीते हुए हैं। और अभी जो कराची में कंडीशंस थी, वेरी टफ कंडीशंस फॉर स्पिनर्स और वेरी गुड कंडीशंस फॉर बैट्समैन, राइट? तो अभी ये है कि अभी अबू धाबी में आपको भी पता है कि बॉल स्पिन होता है, गर्मी भी है, बाउंड्री भी बड़ी है, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि इस कंडीशंस में और उस कंडीशन में काफी फर्क था। तो हमारा ये मोटो है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपने आप जो हमारे बाकी मैचेस रह गए वो सारे मैचेस जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अच्छा, आपका कॉम्बिनेशन कैसा है इस वक्त? तो खैर अंदाज़ा नहीं होगा, जाहिर है क्वारंटीन में आप,
लेकिन फिर भी आपको पता हो अगर कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा माहौल है? अभी तो आसिफ भाई अभी तो क्वारंटाइन में है, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा। अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, फिर गेट टुगेदर होंगे, जेल करेंगे टीम को, तो फिर ही कुछ पता लगेगा। अभी तो क्वारंटाइन से बंदे को निकल के ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं वो कहाँ पे आ गया, और ना टांग में जान होती है ना जिस्म में जान होती है। अभी ट्रेनिंग कर रहे होते हो रूम में, बट वो चीज तो नहीं होती कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जरा थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, या पूल वाली साइड पे या ग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये आपको मेंटली जो है वो बड़ा स्ट्रेस देती है। क्वारंटाइन चीज जो है, लोगों को लगता है कि बड़ी आसान चीज है कि होटल में 5 स्टार में बैठे हुए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे और बड़ी ऐसी कर रहे होंगे। बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि क्वारंटाइन में रहना। आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते हैं, कमरे में रहना पड़ता है। सारा सारा दिन आपको कमरे में ही रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ जो आपको ट्रेनिंग थोड़ी बहुत आप रूम में कर सकते हो वही करते हो। बट असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप क्वारंटाइन के बाद बाहर ग्राउंड में जाते हैं ना, तब सही इम्तिहान आपका स्टार्ट होता है, और वो तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। उस्मान कादर ने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है, क्वारंटाइन में रहकर खिलाड़ी के दिमाग पे क्या असर होता है और इसको कैसे इसको हल किया जा सकता है। इनसे मैं पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप उस्मान कादर को सुन रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर हैं, पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं। उस्मान, अभी ब्रेक से पहले आपने बात की, क्वारंटीन की सख्तियों की आपने बात की। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ। मैं क्वारंटीन पे क्या मेंटली असर पड़ता है? मेंटली तौर पे मजबूत करने के लिए क्या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है आपके ख्याल में? सिर्फ पे मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है, बट ये है कि ये चीज बहुत आपको स्ट्रेस आउट करती है। और ये चीज को अल्लाह करे कि ये वबा जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो, आमीन। और हमारी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ दोबारा हर इंसान की दोबारा से स्टार्ट हो, और अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए अच्छा करे। और असल में प्रॉब्लम ये है कि आसिफ भाई, ये चीज जो है ना, ये आपको ऐसे स्ट्रेस आउट करती है कि क्योंकि आपको पता है कि आपने 7-10 दिन कुछ करना नहीं है, आपने रूम में ही रहना है। अगर आप घर में होते हैं ना, तो अगर आपको ये बोले कि आपको घर में क्वारंटाइन करना है, तो घर में तो ये बंदा छत पे चले जाता है, बाहर अपने लॉन्च में चले जाता है, कमरे में रहता है, मूवी देख लेता है, ये कर लेता है, ऊपर अपने बच्चों से मिल लेता है, कुछ भी हो जाता है ऐसा। बट ये ऐसी चीज है कि आपको स्ट्रेस देती रहती है कि यार आपने रूम में ही रहना है, रूम में ही रहना है। तो ये बड़ी चीज काउंट करती है कि इसके लिए एटलीस्ट क्वारंटाइन के बाद आपको 8 से 10 दिन चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए। क्वारंटाइन के दिनों में पीसीबी की तरफ से या फ्रेंचाइज की तरफ से कोई डाइट प्लान, कोई ट्रेनिंग का प्लान, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जा सकती? आसिफ भाई, वो लोग बताते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आप ट्रेनिंग कर लें, आप वीडियोस बना लें, आप मूवीज देख लें। वो ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मतलब क्वारंटाइन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप किसी के पास जा सकते हो ना आ सकते, क्योंकि स्ट्रिक्ट है ना। ये कोरोना की वजह से यही बात है कि कोविड की वजह से यही है कि क्वारंटाइन इसी वजह से है कि आप ना किसी के पास जा सकते हैं ना किसी से बात कर सकते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या, ये पीसीबी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा वो साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल कर सकते हैं, या फ्रेंचाइज अवेलेबल कर सकती है। तो वो तब भी हो सकता है कि आप क्वारंटाइन के बाद बाहर जाएंगे तो वो अवेलेबल होगा। या अब मुझे मुझे तो ये भी लगता है कभी कभी कि अगर साइकेट्रिस्ट को बोलो कि आप 7 दिन हो, तो मुझे लगता है वो तो खुद पागल हो जाएगा। वो तो हमें क्या सिखाएंगे आसिफ भाई? अच्छा। अच्छा, चल लाइट बातें करो कुछ। सुबह कितने बजे उठते हो और क्या क्या कैसे दिन गुजारते हो? आसिफ भाई, दिन तो मैं ऐसे गुजारता हूँ कि मैं रात को लेट सोता हूँ, फजर मतलब फजर पढ़ के सोता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 2 बजे तक उठूं, ताकि आधा दिन जो है वो गुजर जाए। तो उसके बाद जो है वो नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, खाना शाना खाते हैं। तो और उसके बाद मूवी शूवी कोई देख ली, घर बात कर ली, वाइफ के साथ बात, बच्चों के साथ बात कर ली, तो वैसे ही टाइम गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बट बड़ा मुश्किल होता है फिर भी। अच्छा, तो आपने ये बताया कि ये यहाँ से निकलने के बाद जो ग्रुप में आने के लिए आपको 6 से 7 दिन चाहिए, ये बड़ी मुश्किल बात है। ये पीसीबी को सोचना चाहिए, इस हवाले से भी सोचना में चाहिए। आसिफ भी पीसीबी हम देखिए ना, हम पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा कि पीसीबी ने ये कर दिया, पीसीबी ने वो कर दिया। पीसीबी तो अपनी फुल एफर्ट दे रहा होता है।
पीसीबी के जो हक जो उसके हाथ पीसीबी के हाथ में होता है, पीसीबी तो वही करता है। पीसीबी ने अगर अगर यहाँ पे लेके आए, अबू धाबी में लेके आए, तो पहले अगर आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रही थी पीएसएल। इसका मतलब पीसीबी एफर्ट करता है, पीसीबी सब कुछ करता है, बस लोगों को ये लगता है कि पीसीबी कुछ नहीं कर रहा। पीसीबी तो सब कुछ कर रहा होता है बिहाइंड, मतलब बैक पे ऊपर तो पीसीबी सब कुछ कर रहा होता है, वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट देते हैं कि यार ये भी हो जाए वो भी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कभी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलती है, कभी वहां पे छुट्टियां आ जाती हैं, तो पीसीबी क्या करे बेचारा। चलें, अब क्या करें, पीसीबी है तो पीसीबी जाने। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। उस्मान थैंक यू सो कादर मच, से थैंक यू, नो वरीज आसिफ, एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान कादिर, आपको, आपकी फ्रेंचाइज को, आपको, पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सबको हमारी नेक तमन्नाएं। ये चैलेंजिंग टाइम है और इसमें कई दफ़ा फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज हुआ, कई मरतबा पहले चार्टर फ़्लाइट से जा रहे थे, फिर कमर्शियल फ़्लाइट से कुछ लोग गए हैं और कुछ अभी जाने बाकी हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम था स्पोर्ट्स वन। हम मज़ीद भी आपके लिए पीएसएल से जुड़े खिलाड़ी या कोचेज़ या सपोर्टिंग स्टाफ में से किसी की का कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू लेकर आते रहें। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।